हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको भिन्नों की अवधारणा के बारे में समझाया था, तो इस क्लास के अंदर हम अभाज्य गुणनखंड और विभाजकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जिसको भी क्लास लेनी है वो क्लास ले सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो केवल अपने आप एक और अपने आप से पूर्णतया कटती है। तो इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? जो केवल खुद से और एक से ही कटती है, उसके अलावा किसी से नहीं कटती है। जैसा कि ये बातें मैं आपको दोस्तों पहले लेक्चर के अंदर ही बता चुका था। तो आपको यदि अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, दोस्तों आपके सेकेंड यूनिट में भी टॉपिक दे रखा है। यदि उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है तो आप पहली वीडियो में जाकर के देखिए, वहाँ मैंने कंप्लीट पूरी एक एक चीज़ समझाई है। अभाज्य संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या क्या होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अंकों की और सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो आप बस यही है कि नई वीडियो को देखने से पहले पुरानी वीडियोस को देखते हुए चलेंगे तो आपका सीक्वेंस बना रहेगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन की दृष्टि से आपको वापस बता दी जा रही है चीज़ें। केवल दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। सही बात है, दो केवल एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। बाकी सारी सम संख्याएं क्या होती है? भाज्य होती है, क्योंकि सारी सब संख्याएं कट जाती है कि उनके फैक्टर दो से ज़्यादा होते हैं। जैसे चार एक संख्या है तो उसके तीन फैक्टर हैं, एक, दो और चार। तो ये बात है। दो केवल एकमात्र समभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपको पता है एक एक जो होती है ना, तो वो संयुक्त होती है ना अभाज्य होती है। इसलिए आपको पता है कि जो दो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेकंड नंबर का। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर हमेशा शेषफल एक प्राप्त होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अब ये जो नियम है ना, ये किसके लिए लागू है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। जैसे कि अभाज्य संख्या दो भी है, तीन भी है, ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ देना, क्योंकि इनके अंदर यदि आप 24 का भाग दोगे तो जैसे इनका वर्ग करो, 2 का 4 और 3 का 9, तो यदि आप इनमें 24 का भाग दोगे तो एक शेषफल नहीं आएगा, इनमें तो 4 और 9 ही शेषफल आएगा। लेकिन जैसे आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो इसके अंदर यदि आप 24 का भाग दोगे तो आएगा एक। 6 का स्क्वायर, सॉरी, इसके बाद अभाज्य संख्या का वर्ग करना है। आपको ध्यान रखना, अभाज्य संख्या के वर्ग में 6 अभाज्य होती नहीं है, 6 तो भाज्य होती है। जैसे 7 एक संख्या है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49/24 करोगे तो भी कितना आएगा? आपका शेषफल एक आएगा। ऐसे ही आपका अभाज्य संख्या क्या होती है? 11। तो 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 121। तो उसका करोगे बटे 24 तो भी 24×5 120, तो एक शेषफल आएगा। तो ये सारी बातें आपको, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगली चीज, ऐसी तीन लगातार अभाज्य संख्या जिनका गुणनफल 1001 होता है, तो वो संख्या कौन सी है? 7 × 11 × 13। तो इसका मान कितना आता है? 1001। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काम आएगा बहुत जगह, इसलिए याद रखना ये चीज, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, 1001 जो है ये, चलिए मैं इसको एक कंसेप्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। ध्यान रखना, 2 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है? 11। और 3 अंकों की क्या होती है? 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। और 2 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है? 97। ये बातों को ध्यान रखना है। चले आगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप चाहे कम पढ़े, मतलब अपना कंटेंट ज़्यादा हो, थोड़ा स्पीड से पढ़े, वीडियो जो होगी वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो बस क्या है, ताकि आपका पढ़ने पर फोकस रहे पूरा का पूरा, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। और लंबी वीडियो होने के बाद क्या होता है कि बच्चे भी ये सोचते हैं कि भाई इतनी लंबी वीडियो है, वो देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने क्या है कि छोटी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ, जो आपके लिए बहुत काम है। तो और यदि दोस्तों आपको नोट्स बनाने हैं ना, तो आप पॉज करके वीडियो को नोट्स भी बनाएं, ताकि आपके एंड टाइम जब होगा तो आपके पास रिवीजन के लिए ये एक बहुत अच्छी सामग्री होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आया है इसमें, गुणनखंडों की संख्या, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों गुणनखंडों की संख्या भी दो तरह की होती है। एक आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक सेकेंड, एक आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और एक आपसे पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या। दोनों बातें अलग अलग है। बात को समझना, मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे 84 एक संख्या है, ठीक है। अब 84 के यदि आप अभाज्य गुणनखंडों करते हैं तो कैसे करते हैं, दो का डिवाइड किया 42, फिर दो से डिवाइड किया तो कितना आएगा यहाँ 21, 3 से भाग देंगे यह आएगा 7, यह आ जाएगा 7, और बच गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो आपके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए इसके, अभाज्य गुणनखंड हम किस तरह लिख सकते हैं 84 के, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4, दो, एक दो, दूसरा दो, तीसरा तो 3, और चौथा 7। मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्या कितनी आ गई, 4। तो ये बात हुई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब पूछे जाते हैं दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का क्या तरीका होता है। यहाँ देखो ये जो लिखा हुआ है वो क्या है कि x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। इसको ढंग से समझ लेना, ये लिखा हुआ क्या है। आपको क्या करना है, 84 के यदि आपको कुल गुणनखंड पूछ रहे हैं ना निकालने, तो कैसे लिखेंगे हम उसको, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, यहाँ x y z क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे x का इससे x क्या हो जाएगा 2, और a का मान क्या हो जाएगा 2 की पावर कितनी है यहाँ 2। ऐसे ही y का मान क्या हो जाएगा 3, और y या b का मान कितना है 1। इसी तरह जेड का मान क्या है होगा 7, और 7 की पावर कितनी है, या एक ही तो 7 है, या एक ही तो 3 है, दो दो कितनी बार है 2 बार। तो मैंने इस तरह लिख दिया इसको। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, a+1 गुणा b1+1 गुणा c+1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2+1 कर दें, 3+1 कर दें, सॉरी 1+1, पावर में प्लस करना है, ठीक है। और वापस 1+1 कर दे। यदि आप इन सबको गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, और अगर आप इन सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। तो अब यहाँ से क्या डिफरेंस निकल करके आता है, देखो वो है समझने की बात कि 84 एक संख्या है जिसके आपके अभाज्य गुणनखंड तो कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड तो है इसके 4, लेकिन इसके कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं 12। अब मैं आपको इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताता हूँ, एक बार ध्यान रखना। इसके तो क्या है 2, 2, 3 और 7। अब देखो 84 के आपको एक, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि 12 गुणनखंड कैसे आए, मतलब ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। जैसे 84 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, जैसे 1, 2, 3 का भाग 84 में जाता है, 3 भी एक फैक्टर हो गया 84 का, 4 के बाद 6, 7, 7 के बाद 84 में और किसका भाग जाता है 12 का जाता है, और किसका जाता है 84 के अंदर 21 का जाता है, और किसके यहाँ जाता है 28 का जाता है, और किसका जाता है 42 का जाता है, और किसका जाता है 84 का खुद का जाता है। अब आप इनको काउंट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कुल गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक संख्या रह गई कोई ना कोई, कौन सी रह गई देखो जरा, 6 7 12, हाँ एक 14 रह गई, 84 भी तो होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए आपके 12 गुणनखंड हो गए। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको गुणनखंड निकालने कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप पहले उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखे, एक ही जैसे x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, और उसके बाद उनकी जो पावर है उनमें सब में एक एक को जोड़कर एक एक ऐड करके और तीनों पावरों को क्या करते हैं गुणा कर दे। तो इससे आपकी अभाज्य गुणनखंडों की, सॉरी इससे कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड जो एक भाग विधि से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पहले छोटी संख्या से भाग दीजिए, 2 से 3 से, वो जिससे भी विभाजित होती है, और उस रूप में उसको लिख लीजिए और वहां से आप उनको गिन लीजिए। इस तरह आपका गुणनखंडों की संख्या का कंसेप्ट पूरा होता है, ठीक है। तो बस आपसे एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बाकी आप निकाल सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आएगी तो हम क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है आपका भाजकता का नियम। दोस्तों यहाँ से आपके बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको भाजकता के नियम और छोटी मोटी चीज़ें समझाऊंगा, और फिर हम उसके आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले अब मैं भाजकता के नियम समझाने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों बात क्या है कि मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मैं इस सीक्वेंस में समझाता हूँ ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। अब देखो बात समझना, जैसे है 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के
क्या, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक सम हो, जैसे कोई संख्या है 122 या 124, कोई सी भी संख्या जिसका अंतिम अंक सम हो, तो वो संख्या दो से विभाजित होगी। बात सही है कि गलत है? देखिए, अंतिम अंक सम हो, अंतिम अंक से काम है यहाँ, केवल किससे काम है? अंतिम अंक से। अगर अंतिम अंक सम है तो इसका मतलब संख्या दो से विभाजित होगी। आपको नियम समझ में आ गया? बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें समझने लायक कुछ है भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, चार से भाजकता का नियम। चार से भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, अब दोस्तों यहाँ बात आती है अंतिम दो अंक की, जैसे 124 एक संख्या है, तो इसके अंतिम दो अंक जैसे 24 है, तो ये क्या चार से विभाजित है? बिल्कुल, 4 से 24 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम दो अंक यदि किसी संख्या के चार से विभाजित है, इसका मतलब पूरी संख्या ही चार से विभाजित होगी। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। 8 में क्या होता है? देखो दोस्तों, ऐसे याद रखो, दो की भाजकता में एक पावर दो की, दो चार में क्या होगा? दो की पावर दो। और 8 में क्या होता है? दो की पावर तीन। मतलब 8 में आपको किसी संख्या के कितने अंक देखने हैं? अंतिम से तीन अंक देखने हैं। जैसे आपके सामने मैं एक संख्या बताता हूँ, जैसे कि आप कोई संख्या बताइए, देखते हैं एक बार। 8 से जो विभाजित हो, जैसे 192 है, ठीक है, 192 है। और ठीक है, अब इसके आगे है ना, जैसे ये आपको पता है कि यार, जैसे मैं एक सेकंड रुकिए, पूरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कोई संख्या है 456 192, ठीक है। अब एक मिनट इसको चेक करना है, तो इसको क्या करें हम? 8 से देख लो कि अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित है क्या, तो पूरी संख्या का पता लग जाएगा। जैसे 8 से दीजिए भाग, तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, ठीक है। ऐसे तो पता लग गया आपको अंतिम तीन अंक तो 8 से विभाजित है। लेकिन अब पूरी संख्या में भाग दे के देखते हैं एक बार। तो जैसे 8 पंजे 40, और 456 में 8 सात 56, और 192 में जा ही रहा है। तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। तो आपको पता चल गया कि कोई भी संख्या हो जिसमें अंतिम तीन अंक यदि 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या ही 8 से विभाजित होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये तीन आपके पूरे हो गए। अब जो जो है 3 से भाजकता का नियम और 9 से भाजकता का नियम, दोनों दोस्तों सेम बात है, कुछ भी नहीं है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। बस इतना सी बात है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए आपकी 81, तो 81 के अंकों का योग कितना है? 9। 9 3 से विभाजित है? यस, बिल्कुल विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। और 81 के अंकों का योग कितना है? 9। तो 9 9 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब जो 81 है वो किससे विभाजित होगा? आपका 9 से। अब जैसे कोई संख्या है आपकी 15, 15 में क्या होगा? जैसे इसके अंकों का योग कितना है? 6। तो 3 से तो विभाजित हो जाएगा ये, लेकिन इसके अंकों का योग 6 है। लेकिन जो 6 है वो 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। तो जो 6 है हम उसको 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा? ये संख्या केवल 3 से ही विभाजित होगी, ये 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है जो आपको समझ में आ गई। आपको अंकों का योग चेक करना है, बस बात इतनी सी है। अगर दोस्तों अगली बात आती है 5 से भाजकता का नियम। देखो दोस्तों, 5 से भाजकता का नियम क्या होता है? 5 से भाजकता के नियम में ये आता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। मतलब जैसे आपकी कोई संख्या है 200, ये 5 से विभाजित है। 210, 215, या फिर 305, 310, 315, मतलब अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। बस इतना सा आपकी 5 की विभाजकता का नियम है। चले आगे, चलिए। तो आगे देखिए, 6 से विभाजक भाजकता का नियम क्या होता है? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह 6 से भी विभाजित होगी। जैसे क्या करें? जैसे एक संख्या 12, एक सेकेंड, जैसे एक संख्या है आपकी 12, तो 12 क्या होता है आपका? आपको पता है 12 जो है आपका 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी होता है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं? 6। तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से। बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस आपको इतना ही समझना है इसमें। इसके बाद 11 से विभाजकता का नियम। दोस्तों ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखिए मैं इसको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, किसी कोई भी संख्या दे रखी हो, आपको पता करना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? उस एक संख्या के सम स्थानों का योग करना है, विषम स्थानों का योग करना है, और दोनों का डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस लेने के बाद यदि वो जो योग है आपका, यदि वो 11 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। बस सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर। जैसे आपकी संख्या है 4 3 5 6 3 5 4 2, तो उसमें कितने अंक है? 1 2 3 4
5 6 7 8, तो आपको क्या योग करना है, जैसे आप विषम बाय सम या और विषम का अंतर करना है। तो जैसे हम करते हैं 4, जैसे हम कर ले, जैसे ये पहला जो है ये विषम है, दूसरा सम है, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 4+3, ठीक है। थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा सीक्वेंस से ले लेता हूँ ताकि आपको सही लगे। जैसे 4 प्लस, पहला ये 4 ले लिया, फिर ये 3 ले लिया, 4+3+5+4, ठीक है, ये हो गया। इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लो, माइनस आपको क्या करना है फिर विषम अंकों का योग 2+5, ठीक है, प्लस उसके बाद आपका 6, और क्या बचा, कुछ बचा, 6 के बाद 3। अब इन सबका आप एक बार क्या कर लीजिए, योग, ठीक है। अब देखिए, एक सेकंड, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अंक, पांचवा अंक 6 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जरा, 6 और 3 9 और 5 14 और 2 16, और यहाँ से देखिए 4 4 8 और 8 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या है 16 माइनस 16 क्या होता है, 0। इसका मतलब इसका अंतर 0 आ रहा है, 0/11 करते हैं तो 0 के अंदर 11 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 0 बार। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 11 की भी भाजकता का नियम समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक सेकंड दोस्तों, तो अब आपको यदि किसी कोई प्रकार के डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस सेक्शन के अंदर आपके भाजकता के नियम, बाकी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अब चलिए हम जरा 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर हम उनको करने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों आपके एक क्वेश्चन आया था रीट के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिख करके बता रहा हूँ, मैं क्या लिखना, आपको क्वेश्चन लिखना भूल गया था तो आपको हाथों से लिख के बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या आया था। जैसे क्वेश्चन ये आया था, यदि ये आपके क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये है क्वेश्चन आपका, यदि, एक सेकंड, यदि एक संख्या है 3 1 P 5, ठीक है, ये एक संख्या के रूप में है। ये जो संख्या है ये 3 का गुणज है। किसका गुणज है ये संख्या, 3 का गुणज है, ठीक है। यदि ये संख्या 3 का गुणज है, जहां P जो है आपका दहाई का अंक है, P दहाई का अंक है, ठीक है, आपको पता है P दहाई का अंक ही है। तो P का अधिकतम मान पूछ रहा है आपसे, P का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, और आपके ऑप्शन इसमें 9 और 3, 9 6 3 और 5, ये आपके ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। अब आपसे दोस्तों P का अधिकतम मान पूछ रहा हूँ, ये 3 का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की विभाजकता का नियम इसमें लगेगा। अब देखो 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योग किससे भाजित होना चाहिए, 3 से। अब देखिए 3 से कैसे होगा, 5 और 3 8 और 9, तो ये तो 9 तो वैसे 9 + P। तो दोस्तों अब बताइए P का मैक्सिमम मान आपसे पूछ रहा है ताकि ये 3 से भाजक तो हो जाए। तो दोस्तों हमारे अंक कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पता है अंक तो आपको एक ही रखना है, P का मान 10 तो रख नहीं सकते, नहीं तो 5 अंक हो जाएंगे। संख्या तो 4 अंकों की है, इसका मतलब आपको 0 से 9 तक एक अंक रखना है। तो आप कौन सा अंक रखेंगे मैक्सिमम के लिए, आप रखेंगे P का मान 9। वैसे P का मान आप क्या क्या रख सकते हैं, जैसे P का मान आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। यदि आपसे पूछता कि ये संख्या 3 का गुणज है तो P के संभावित मान बताओ, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाता 4, ठीक है। लेकिन उसने आपसे पूछा P का मैक्सिमम मान बताइए, तो 9 + 9/3, तो आपको पता है ये पूरा 9 से, ये 3 से विभाजित हो ही जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका क्या जाएगा, 9। तो ये आपका रीट का इस बार का 2021 का सवाल था, ठीक है। तो और देखता हूँ मैं कोई सवाल हो तो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम सवाल देखते हैं एक बार के लिए। आपका जो सवाल है वो ये है कि 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन लिया है, आपके आएगा नहीं रीट में, लेकिन फिर भी मैंने एक आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप किस तरह करेंगे। तो ये संख्या जो है 72 से विभाज्य है, तो भाजकता के नियम तो हमने पढ़ लिए, होगा तो उसी तरीके से। तो आपको 5x + 8y का अंडर रूट का मान बताना है। मतलब आपको क्या करना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। किस तरह निकालना है, मैं ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो एक बात बताइए,
यदि 72 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या किस किस से विभाज्य है, 8 से और 9 से। ये बात तो आपके समझ में आई गई होगी अच्छे से, किस किस से विभाज्य संख्या 8 से और 9 से। अब देखो एक बात बताइए, 8 की विभाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से। तो 6, 7 और y का मान हमको डिसाइड करना है किससे, 8 के लिए। अब देखो दोस्तों, 8 का भाग 67 में कितनी बार जाएगा, 8 होगा 2 64, 3 शेषफल बचा। अब 3 के साथ हम y का ऐसा कौन सा मान लें ताकि ये विभाजित हो जाए 8 से। तो देखो दोस्तों, आपको पता है 8 चौक होता है 32, तो y का मान यहाँ से क्या निकल करके आ गया, 2। सिंपल सी बात है, y के और किसी मान के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। जैसे y का मान 1 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, 31 में भाग जाता नहीं है, उसके बाद 32 में जाता है, 33, 34, 35, 36, 40 में जाता है उसके बाद सीधा। तो y का मान क्या आ गया, 2, सिंपल सा। तो ये हो गया 8 दूनी 16। अब आपको x का मान निकालना है, तो अब x का मान किस तरह निकालेंगे, देखो जरा। तो एक बार हमने 8 का तो अप्लाई कर दिया रूल, अभी संख्या क्या 9 से भी विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। तो y का मान तो क्या रखना है होगा हमको यहाँ पे 2। अब इस संख्या को 9 से विभाजित के लिए नियम क्या होता है कि पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से। तो उसके अंकों का योग कर लो एक बार, 6 और 5 11 और 7 18 और 8 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 6 41 और 7 48 और 2 48 और 1 सेकंड दोस्तों, 7 और 2 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20 और 4 24, 4 28 और 7 35 और 6 41 और 5 46। अब आपको पता है कि 46 तो आ गया आपका। यदि इसको 9 से विभाजित होता है तो 9 छिकी कितने होते हैं आपके, 1 सेकंड दोस्तों, ये शायद टोटल में थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। 6 और 5 11 और 7 18 और 8 26, 4 30 और 3 33 और 2 35 और 6 41, 41 और 7 48 और 2 50। ठीक है दोस्तों, इसका टोटल कितना हो गया, 50 प्लस एक्स। अब x का मान क्या रखें ताकि ये विभाजित हो जाए 9 से, तो x का मान रखो आप 4, क्योंकि 54 में विभाजित होता है, 54 9 की 54, तो x का मान आ गया 4। तो दोस्तों ओवरऑल आपकी x का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया 2। तो देखिए जरा, यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, तो टोटल कितना सम हो गया इसका 36, और 36 का अंडर रूट कितना जाएगा, आपका मान आ गया 6। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो दोस्तों सवाल कैसा लगा, पहले आप क्वालिटी बताइए सवाल की, और यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको और ऐसे सवाल करवाऊँगा ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। और देखता हूँ और कोई सवाल हो तो आप लोगों के लिए। चलो दोस्तों एक सवाल और है, जैसे छोटे से छोटे सवाल है जो मैं आपको करवा देता हूँ, मेरे पास सवालों की कमी नहीं है, टेंशन ना लीजिए आप। एक सवाल ये है आपके 3600 एक संख्या है, इसके आपके कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अब देखो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे बतानी है, आपको ऑप्शन दे देता हूँ, चलो आप करना 42 43 44 45, ठीक है, ये ऑप्शंस है आपके लिए। अब आप पॉज करके खुद करने का प्रयास करें, नहीं तो मैं करता हूँ। अब देखो दोस्तों इसके अभाज्य गुणन करने का तरीका बताता हूँ। एक तो आप लंबा सा मेथड वो पूरा भाग देते रहो, दूसरा एक तरीका क्या होता है, जैसे इसको 100 गुना 36 लिख लो। 100 क्या होता है, 25 चौकू 100, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो गए, ठीक है। 36 का मतलब क्या होता है, 36 का मतलब होता है 9 चौक 36, मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, समझ रहे ध्यान से। तो 2 की पावर 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। देखो दोस्तों सिंपल से इसके अभाज्य गुणनखंड हमने इस तरह कर लिए। तो 1 सेकंड का काम है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप किस तरह उनको तोड़ करके भी इस तरह कर लो फटाफट, ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों ये कुल गुणनखंडों की संख्या, ना कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब दोस्तों यदि आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता ना, तो देखो कितने हो जाते हैं आपके, 4 और 2 6 और 2 8, अभाज्य गुणनखंड तो कितने हो जाते हैं 8। लेकिन आपसे ये क्या पूछ रहा है आपसे, कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, 4 प्लस 1 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1, तो इनका सबका गुणा करेंगे तो 5 3 15, मतलब ये हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 3 15 3 45, आंसर आ गया आपका 45। तो क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो मुझे लगता है दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, मैंने काफ़ी फास्ट आपको पढ़ाया है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो मैंने आपको शायद एक तो गुणनखंडों से रिलेटेड भी करा दिया भाज्य से, और आपसे को विभाजकता के नियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन करा दिया। तो आप क्वेश्चंस को रिवाइज करें अच्छे से अच्छे, और मैं कंसेप्ट्स को रिवीजन करें, नोट्स बनाएं,
प्रॉपर स्टडी करें ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको लगना चाहिए कि आपने कोई तैयारी कर रहे हो। मतलब आपको आप ये सोच करके चलिए कि मुझे मैथ्स में 30/30 लानी है, सर जो पढ़ा रहे पहले उसको पूरा पढ़ लूँ, फिर अगला सब्जेक्ट जो उठाएंगे उसमें भी हम इस तरह पढ़ेंगे कि आपकी 30/30, मतलब मैं चाहता हूँ कि 150 में से आपके 140 से ऊपर नंबर आने चाहिए। अब दोस्तों ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितनी क्लासेस ले पाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि आपके पास 4 महीने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको धुआंधार आपको क्लासेस चलती रहे, बस आप रुकना नहीं है हमको। हमको आपके मतलब आप खुद ये कहो कि भाई हमें मतलब सिलेक्शन, देखो दोस्तों एक तो सिलेक्शन जो होता है ना कभी किसी टीचर की वजह से नहीं होता, बस टीचर तो एक आपका मेंटोर होता है जो आपको गाइड करता है। सिलेक्शन आपका होता है आपकी मेहनत से होता है, आपकी एक उस लगन से होता है। ये बात ध्यान रखनी, कोई आपको कितना ही फोर्स कर ले आप नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे तो तभी जब आपका मन करेगा। तो अच्छा यही है कि आप पढ़ो। मैं तो ये चाहता हूँ कि चाहे 20 लोग देखें वीडियो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस बात यह है कि जो 20 लोग देखे ना वो पूरा वीडियो इतना तल्लीनता के साथ देखे ताकि जब वो उठे तो उनको लगे कि यार हमने कोई चीज़ पढ़ी है बैठ के तरीके से। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यदि अच्छी लगती है आपको चीज़ें तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें कि बताएं कि यार इस चैनल से एक बार पढ़ के तो देखें अपन, क्यों अपन 1000 2-3 हज़ार 10,000 फीस दे करके ही अपन सब कुछ खरीदे। यदि आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो एक बार सेवा का लाभ तो अवश्य उठाएं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, फिर देखते क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।